अगली खबर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके घर की बिजली बार बार जा रही है? अगर आपका जवाब हां है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि भारत के 135 करोड़ लोग आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह अंधेरे में रहने पर मजबूर हो सकते हैं और उनके घर में भी बार बार बिजली जा सकती है। आपने भी नोट किया होगा, आप चाहे देश के किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में रहते होंगे, आजकल बिजली बहुत जा रही है क्योंकि भारत के पास सिर्फ 2 से 5 दिनों तक का ही कोयला बचा है बिजली बनाने के लिए। भारत में आज भी 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन कोयले की डिमांड ज्यादा है और अभी इसकी सप्लाई कम हो गई है। इसलिए हो सकता है कि आपको आने वाले कई दिन बिना बिजली के ऐसे ही बिताने पड़े। लोड शेडिंग आपके घर में भी, आपके इलाके में भी होती रहे। इस हफ्ते की शुरुआत फेसबुक, व्हाट्सएप के ब्लैकआउट के साथ हुई थी। 6 घंटे तक दुनिया के 300 करोड़ लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन सोचिए, अगर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पावर ब्लैकआउट में चली गई, यानी पूरी दुनिया में बिजली उत्पादन ठप हो गया, तो फिर क्या होगा? बिजली के संकट की शुरुआत चीन से हुई थी, फिर यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कई देश इसका शिकार हुए और अब इस संकट ने भारत को भी अपना शिकार बना लिया है। इसलिए मामला गंभीर है। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह त्योहार का मौसम है। आपको इस समय अपना जगमग घर चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में बिजली की कमी पड़ जाए। भारत के कई बड़े पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी हो गई है और इन पावर प्लांट्स में ही बिजली का उत्पादन आपके लिए होता है और फिर यहां से बिजली की सप्लाई आपके और हमारे घरों में, दफ्तरों में और फैक्ट्रियों तक होती है। भारत में 135 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं। इनमें से 107 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास अगले 5 दिनों या उससे भी कम दिनों का कोयला बचा है। 28 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कोयला अगले 2 दिनों में ही समाप्त हो सकता है। ये इस बुधवार तक के आंकड़े हैं जो हमें भारत की बिजली मंत्रालय के वेबसाइट से मिले हैं। शायद यही वजह है कि आपके घर और दफ्तर की बिजली आजकल बार बार जा रही है। फिलहाल सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की है। भारत के बिजली मंत्रालय ने भी साफ किया है कि यह संकट अगले 5 से 6 महीनों तक बना रहेगा, इसलिए लोगों को अभी से मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब क्योंकि भारत में 70% बिजली का उत्पादन आज भी कोयले से होता है और कोयले की डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई बहुत कम। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड से हुए नुकसान से तेजी से उभर रही है और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में पहले के मुकाबले अब ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ रहा है। बीच में सब रुक गया था, लेकिन जो पहिया अब रुक गया था अब वो तेजी से घूम रहा है। यहां तक कि बिजली की मांग कोविड के पहले वाले दौर से भी आज के दौर में ज्यादा हो गई है। अगस्त 2019 में भारत में बिजली की खपत 10,06,000 करोड़ यूनिट्स थी, जो इस साल अगस्त में बढ़कर 12,04,000 करोड़ यूनिट्स हो गई है। यानी कोविड से जो पहले की स्थिति थी उससे भी ज्यादा बिजली की खपत अब हो रही है। सिर्फ पिछले 2 महीनों में ही भारत में बिजली की खपत 17% तक बढ़ गई है। इससे साफ है कि भारत को पहले के मुकाबले अब और ज्यादा बिजली चाहिए और इसके लिए पहले से ज्यादा कोयला भी चाहिए। लेकिन इस समय इतना कोयला मिलना आसान नहीं क्योंकि भारत की तरह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसे ही पटरी पर लौट रही है और फैक्ट्रियों में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत 40% तक बढ़ गई है। कोयला महंगा हो गया है, इसलिए कोयले के आयात पर असर पड़ा है और कोयला का आयात करना भी बहुत महंगा हो गया है। भारत में दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लेकिन भारत में भी कोयले का उत्पादन पहले के मुकाबले कम हो रहा है और पिछले महीने हुई भारी बारिश की वजह से कोयले के खदानों में ठीक से काम नहीं हो पाया और भारत का घरेलू कोयला उत्पादन घट गया और पावर प्लांट्स कोयला जमा नहीं कर पाए। आमतौर पर पावर प्लांट्स अपने पास कम से कम 2 हफ्ते तक का कोयला सुरक्षित रखते हैं क्योंकि पावर प्लांट्स का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो ये कोयला है। लेकिन अब ज्यादातर पावर प्लांट्स के पास 1 हफ्ते का कोयला भी नहीं बचा है और बरसात की वजह से इसमें एक बहुत बड़ा काम में विघ्न डला है और बरसात की वजह से कोयला गीला भी हो गया है। भारत को इसका हल ढूंढना होगा क्योंकि इससे सिर्फ भारत के करोड़ों घर ही नहीं बल्कि वो भी अंधेरे में डूब जाएंगे, बल्कि इसका असर दफ्तरों और फैक्ट्रियों पर भी पड़ेगा और हो सकता है कि दफ्तरों और फैक्ट्रियों को कुछ समय के लिए शायद बंद भी करना पड़े। और अगर ऐसा हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत कोविड ने की थी वही अब कोयले की कमी से हो जाएगी।
हालांकि भारत के पक्ष में सिर्फ एक बात इस समय है, और वो ये कि भारत में सर्दियां आने वाली हैं और आमतौर पर सर्दियों में भारत में बिजली की खपत कुछ हद तक कम हो जाती है। लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई का अंतर शायद इतनी जल्दी कम नहीं होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस समय बिजली की डिमांड कहीं ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। कोयले की भी डिमांड कहीं ज्यादा है पूरी दुनिया में, लेकिन सप्लाई कम है, इसलिए पूरी दुनिया में कोयला महंगा हो रहा है। लेकिन इस संकट में सिर्फ अकेला भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रही है। ब्रिटेन में सैनिक ऑयल टैंकर्स को पेट्रोल पंप्स तक पहुंचा रहे हैं, यानी हालत ऐसी आ गई है कि आर्मी की मदद लेनी पड़ी है, क्योंकि वहां इन टैंकर्स को चलाने वाले ड्राइवर्स ही नहीं बचे। ड्राइवर्स की वहां पर बहुत भारी कमी हो गई है। बाकी के यूरोप में महंगाई पिछले 13 वर्षों के मुकाबले सबसे ऊंचे स्तर पर है। चीन में भी कोयले की कमी की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और दक्षिण अमेरिका में बिजली का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि ये सभी देश बिजली संकट से संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए कोरोना के बाद तेजी से सुधरती अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी जिम्मेदार है। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, दफ्तर सब बंद थे, इसलिए ऊर्जा की डिमांड घट गई और ज्यादातर देशों ने कोयले और तेल का उत्पादन भी कम कर दिया था, क्योंकि इनके खरीदार ही नहीं बचे थे। आपको याद होगा तब तेल भी सस्ता होने लगा था, लेकिन फिर वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद आर्थिक गतिविधियां अब फिर से शुरू हो गई और ऊर्जा की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन इसकी सप्लाई उतनी तेजी से बढ़ी नहीं। और इसकी दूसरी वजह यह है कि दुनिया के कई देश अब कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए सही रोड मैप नहीं बनाया गया और जल्दबाजी की वजह से पूरी दुनिया में यह ऊर्जा संकट पैदा हो गया। क्योंकि अब सब ग्रीन एनर्जी की जब बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में कोयले का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जब तक आप कोयले का इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक आप जो है अपने इस उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी संख्या में जो देश हैं वो अब कोयले के इस्तेमाल को कम कर रहे हैं। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन अपने देश में कार्बन एमिशन में कटौती के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने कोयले के इस्तेमाल पर अब कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और आज चीन के करोड़ों घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। यूरोप में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन दो तरीकों से होता है। पहला है उत्तरी सागर से उठने वाली हवा और दूसरा है नॉर्वे के वाटर रिजर्वॉयर यानी वहां के जलाशय। उत्तरी सागर से उड़ने वाली हवा से विंड मिल्स यानी पवन चक्कियां चलाकर जर्मनी और डेनमार्क बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करते हैं, जबकि नॉर्वे के जलाशय हाइड्रो पावर प्लांट्स को चलाने का काम करते हैं और इन हाइड्रो पावर प्लांट्स पर यूरोप के कई देश बिजली के लिए निर्भर हैं और इसीलिए नॉर्वे को यूरोप का पावर हाउस भी कहा जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब उत्तरी सागर से उठने वाली हवा बंद हो गई है और नॉर्वे के बड़े बड़े जलाशय भी सूखने लगे हैं, इसलिए यूरोप में भी बिजली का भारी संकट है। सर्दियां आते ही यूरोप में बिजली की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि वहां घरों को गर्म रखने के लिए वहां पर सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम चलाना होता है, हीटर्स चलाने होते हैं, जिसके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ तो सर्दियों के दिनों में मौसम में बिजली की खपत कम हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर्स बंद हो जाते हैं। लेकिन यूरोप में इसका उल्टा है, जो ठंडे देश हैं। अब परेशानी यह है कि अगर यूरोप चाहे भी तो वो कोयले से बनने वाली ऊर्जा को वापस अपना नहीं सकता। एक बार कोयले को टाटा बाय बाय कह दिया तो वापस कोयले के पास कैसे जाएं? क्योंकि यूरोप के पास पर्याप्त कोयला भंडार है ही नहीं। रशिया यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, लेकिन रशिया ने साफ कह दिया है कि यूरोप ने ग्रीन एनर्जी अपनाने में बहुत जल्दबाजी की और इसलिए अब वो यूरोप को एनर्जी की सप्लाई भी नहीं करेगा। Тронутой природы. Внедрять никто серьезно к этому не относится. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. तो पूरी दुनिया कोयले को टाटा बाय बाय कहने की जल्दबाजी में थी और उन्होंने ऐसा कर भी दिया, खासतौर पर यूरोपीय देश, और अब वो पछता रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने सोचा था स्थिति वैसी हुई नहीं। बिजली का ऐसा ही संकट दक्षिण अमेरिका के देशों में भी है। वहां 60% बिजली की सप्लाई हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए होती है, जिनमें बड़े बड़े डैम से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन वहां कई देशों में इस साल सूखा पड़ा और ये डैम्स सूख गए। अब डैम्स तो सूख गए तो फिर एनर्जी कैसे बचे?
कैसे बने, और कोयला उनके पास है नहीं। पराना दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इस नदी का जलस्तर पिछले 77 वर्षों के मुकाबले इस समय सबसे कम है, और इस सूखे की वजह से दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में भी बिजली का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया कोयले और तेल की कमी, महंगाई और आर्थिक गतिविधियों में रुकावट का इस समय सामना कर रही है। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 400% तक बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें पिछले 3 वर्षों के मुकाबले इस समय सबसे ज्यादा हैं, और यही वजह है कि भारत के कई राज्यों में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। इसका असर हर देश के आम आदमी पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि महंगा हो जाता है, बिजली की सप्लाई कम होती है, और फैक्ट्रियों में काम रुक जाता है। फैक्ट्रियों में काम रुकता है तो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, नौकरियां जाती हैं तो लोगों की खरीदारी करने की क्षमता कम हो जाती है, और ऐसा होता है तो फिर अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है और आपका जीडीपी ग्रोथ रेट गिर जाता है। इस पूरी कहानी का सबक यह है कि किसी एक चीज पर निर्भरता और फिर उससे तुरंत छुटकारा पाने की जल्दबाजी दोनों ही भारी पड़ती हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देश अब कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं और ऊर्जा के ज्यादा साफ सुथरे सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन इस बदलाव के लिए दुनिया को समय चाहिए, और अगर यह समय नहीं दिया गया तो आने वाले 1 दशक तक लोगों को ऊर्जा संकट का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे पूरी दुनिया आज कर रही है और जैसे आप भी इस समय कर रहे हैं। बिजली के संकट के बाद अब आपको आतंकवाद के संकट के बारे में बताते हैं। अफगानिस्तान के